Hello friends, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan। और आज हम लोग चैप्टर 5 का लेक्चर सेकंड पढ़ने वाले हैं। और जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चल रहा था और हमने न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पढ़ा था। ओके, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्या पढ़ा था इसके बारे में आपने कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कहा जाता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। ओके, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और सिंस p को आपने क्या लिखा था mv। ओके, सो फोर्स क्या आ गया आपका d बाई dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी और यहाँ से आपके पास F इक्वल्स टू k आ जाएगा। और एक बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन और चला लेते हैं, m dv बाई dt। ओके, सिंस dv बाई dt को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर F इक्वल्स टू m a तो आया ही है, साथ में k आ गया था और इसी फॉर्मूले को हमने क्या लिखा था, F इक्वल्स टू ma मास इनटू एक्सेलरेशन इफ़ k इक्वल्स टू क्या है 1 है, जो एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। ऐसी बात आपने बहुत सारी पहले पढ़ रखी है। ओके, 9th क्लास में भी ये फॉर्मूला था। अब हम बात करते हैं इस पर कुछ जो आपको कम्पिटिटिव मैनर में हेल्प करे। ओके, सो फर्स्ट तो ये है कि इफ़, इस पॉइंट को आप लिखेंगे अच्छे से कि इफ़ सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू बॉडीज ऑफ, यानी कि जो पहले लास्ट लेक्चर में लिख रखा था उसके कंटिन्यूशन में ये पॉइंट ऐड करेंगे। इफ़ सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू बॉडीज ऑफ mass m1 and m2 and it produces same acceleration, it produces acceleration a1 and a2, different acceleration produce करता है a1 and a2 respectively, then क्या कहना है आपको, F इक्वल्स टू क्या है m1 a1 और F इक्वल्स टू क्या है m2 a2। सो इन दोनों को मिला करके अगर देखें हम लोग तो m1 a1 इज इक्वल्स टू m2 a2। सो दिस विल गिव अस m1 m2 का रेशियो a2 a1 के रेशियो के इक्वल है। ओके, इसका मतलब ये है कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। ओके, तो इफ़ m1 ग्रेटर देन m2 देन, अगर m1 m2 से बड़ा है तो a1 लेस देन a2 होगा। मतलब इसमें रेसिप्रोकल रिलेशन चलने वाला है। ओके, यानी कि अगर सेम फोर्स आप दो बॉडी पे लगाते हो, एक 5 kg का एक 10 kg का, तो सेम फोर्स लगाएंगे तो 5 kg वाले का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और 10 kg वाले का एक्सेलरेशन कम रहेगा। ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट के कि इफ़ सेम फोर्स F इज अप्लाइड ऑन, इफ सेम फोर्स F इज अप्लाइड ऑन टू बॉडीज ऑफ मास m1। इस पॉइंट को ऐसे कैसे आप लिख लेंगे ताकि आपको ये हेल्प करने वाला है किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन में। ओके, और यहाँ पर ये फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी बता दिया था। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि जो हमारा मास है उसको एक वर्ड और दिया गया है जिसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। ओके, तो सिंस F इक्वल्स टू ma, तो m जो होता है वो क्या होता है F बाई a, और वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है अपनी पोजीशन में चेंज को। तो जिसका मास ज़्यादा होगा तो उसका एक्सेलरेशन इसीलिए कम होगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इनर्शियल मास कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्शियल मास। सो जिसका मास ज़्यादा होगा, देखिए ये तो स्टार्टिंग किया था फिर ये लिखा था मैंने और अब यहाँ आ गए आप लोग, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। ये कंक्लूजन आपको याद रखना है। नाउ इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आपके लिए, क्वेश्चंस हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं आप जहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल है, बट क्योंकि ये मैथमेटिकल पोर्शन चल रहा है तो मैं आपको वेक्टर फॉर्म के साथ भी ले लेता हूँ कि इफ़ सेकंड पॉइंट, यानी कि आज के लेक्चर में आपको फर्स्ट पॉइंट ये नोट करना था, ये थ्योरी तो आपको ऑलरेडी बता दी थी। ओके, सेकंड पॉइंट अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इफ़ मोमेंटम P is given by
कोऑर्डिनेट्स, कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे मोमेंटम के का एक्स डायरेक्शन में उसका पी एक्स मोमेंटम है, वाई डायरेक्शन में उसका पी वाई मोमेंटम है बॉडी का। इफ मोमेंटम पी इज गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स दिस और पी जेड इक्वल्स टू ये के कैप, ठीक है। देन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करें तो डी पी बाय डी टी हमारे पास क्या आ जाएगा, डी पी एक्स बाय डी टी, ये आई कैप हो गया, ये डी पी वाई बाय डी टी ये जे कैप हो गया, और ये डी पी जेड बाय डी टी ये के कैप हो गया। तो ये हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन की क्या हो गए, फोर्सेज हो गए, एक्स डायरेक्शन का फोर्स, वाई डायरेक्शन का फोर्स। तो ये पोर्शन तो ऑलरेडी आपको बता रखा था, तो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओके, नाउ क्या है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि सिंस डी पी बाई डी टी क्या है, सिंस डी पी बाई डी टी हमारा क्या होता है, एफ होता है। ओके, सो डी पी एक्स बाय डी टी क्या हो जाएगा, एफ एक्स, डी पी वाई बाई डी टी क्या हो गया हमारा, एफ वाई, और डी पी जेड बाई डी टी क्या हो गया हमारा, एफ जेड। तो ये फोर्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सो हैंस वी कैन से का फोर्स क्या हो गया, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इस तरह से आपको फोर्स कोऑर्डिनेट फॉर्म में गिवन हो सकता है और उसको आपको सोल्व करना रहेगा। मोमेंटम का अगर कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके आप क्या लाएंगे, फोर्स लाएंगे। सो आज के लिए आपको क्या स्टार्ट करना था, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है, ओके, और सेकंड पॉइंट आपको यहाँ से ये लिखते हुए यहाँ तक आना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फोर्स। उसका कुछ एडिशनल पार्ट था। नाउ फोर्स के या न्यूटन के सेकंड लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग काउंट करेंगे या देखेंगे, उनको रिकॉल करना है आप लोगों को। हमेशा देखिए, जब मास चेंज होता है तब भी फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है। यानी कि अभी जो इसमें आपने किया था कि F इक्वल टू एम है, तो इसमें वेरिएबल स्पीड है। क्या है, वेरिएबल स्पीड है, इसलिए फोर्स लग रहा है। कभी वेरिएबल मास भी हो सकता है, तो वो रॉकेट लॉन्चिंग और कुछ जो एक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम आता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएबल मास वाले सिस्टम में भी फोर्स लगता है। ओके, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो फोर्स को लिख रहे हैं F इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। ओके, सो मास को हमने कांस्टेंट लिया है बाहर और डी वी बाई डी टी किया है। ओके, समझ में आ गई बात। अगर ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास वेरिएबल है, तो उसका फॉर्मूला होगा डी एम बाई डी टी। तो ये ऐसा फोर्स भी होता है, और वो फोर्स कहाँ लगता है, रॉकेट वगैरह में लगता है। तो दोनों केस में ये सेकंड लॉ ही है वैसे, लेकिन वेरिएबल मास वाला फोर्स चाहिए, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। ओके, सो ऐसा नहीं कि मास हमेशा कांस्टेंट रह जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके सिर पे कोई वेट रखा हुआ है, यानी कोई सामान लेके जा रहा है कोई मजदूर, और उसके अंदर से लीकेज है, जैसे कोई मिट्टी उठा के जा रहा है बट मिट्टी गिरती जा रही कंटिन्यूसली, तो उसके हेड का जो मास है, उसके ऊपर जो सामान रखा है, वो मास धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली बात है, जिस फोर्स से वो जाएगा तो धीरे धीरे उसका हेड के ऊपर जो भी चीज़ रखी हुई है, सैंड वगैरह, उसका मास कम होता रहेगा, तो वो उसी फोर्स से फास्ट मूव करेगा, तो उसका एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल मास रहेगा वो हम अलग से पढ़ने वाले हैं। वैसे भी अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो वेरिएबल स्पीड वाला फोर्स है वो देख रहे हैं, ऐसा फोर्स जो वेरिएबल स्पीड के कारण आ रहा है। न्यूटन सेकंड लॉ के कुछ एग्जांपल्स। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो हमने फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जांपल पढ़े थे, जैसे पैसेंजर जब गाड़ी में बैठा होता है, अचानक से चलता है तो उसको पीछे की तरफ झटका लगता है, अचानक चलती हुई गाड़ी से रुकता है तो उसको आगे की तरफ झटका लगता है। तो इसी तरीके से इसके भी कुछ एग्जांपल्स होंगे। वो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आप कॉमनली समझ पाएंगे कि एग्जांपल कहाँ से उठाना है। ओके, लाइक फर्स्ट मैं लेता हूँ, क्रिकेट की जो बॉल फील्डर कैच करता है, व्हेन अ बॉल is catched by a fielder, okay, so he moves his hands backward along the ball, बॉल के साथ वो हाथ को पीछे ले जाता है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। अ फील्डर
क्रिकेट या अ क्रिकेटर ऐसा कह देवे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अ क्रिकेटर moves his hands backward while catching the ball। और ऐसा क्यों करता है? टू अवॉइड द शॉक, ताकि उसको झटका न लगे हाथ में, यानी कि फोर्स कम लग सके। ओके, अब इस बात को कैसे समझाया जाए कि फोर्स जो है वो क्या है, dp/dt होता है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देता हूँ मैं एक बार। अब आप बताइए कि अगर मुझे फोर्स की वैल्यू, देखिए मोमेंटम तो क्या है, जिस मोमेंटम से बॉल आ रही है उसको हमको क्या करना है, रोकना है, बॉल को जीरो करना है। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम तो फिक्स है कि जिस स्पीड से बॉल आ रही है उस स्पीड से रोकना है, चाहे आप उसको ऐसे रोकें, चाहे ऐसे रोकें, चाहे कैसे भी रोकें आपका। बट यहाँ पर आप मोमेंटम में चेंज की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। किसको चेंज कर रहे हैं, टाइम को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टाइम को इंक्रीज, तब आपका फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द वे हाउ अ क्रिकेटर moves his hands backward while catching the ball to avoid the shock। ओके, वो शॉक को अवॉइड करने के लिए ऐसा करता है। ओके, नाउ और भी ऐसे कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जहाँ पे आपने इस सेकंड लॉ को यूज़ किया है कि जब कोई बच्चा किसी सैंडी सॉइल पर कूदता है तो उसको कम शॉक लगता है, जबकि वो किसी फर्श पर कूदेगा तो उसको ज़्यादा शॉक लगेगा, क्योंकि सैंडी सॉइल क्या होती है, थोड़ी सी प्लेस चेंज करती है अपना, तो उसके साथ उसका टाइम बढ़ जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि जब उसका टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेन एवर देर इज द इंक्रीज इन टाइम तो फोर्स विल डिक्रीज, और जब भी टाइम में आप डिक्रीज करोगे तो फोर्स विल इंक्रीज। ओके, ऐसा सेकंड लॉ के कुछ एग्जांपल्स रहेंगे। और भी लाइक जैसे जब आप किसी ऐसे व्हीकल पर हैं जिसके साथ शॉकर अच्छे लगे हुए हैं, ठीक है, तो शॉकर जो है अप्लाइड इन व्हीकल्स यूजेस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टू अवॉइड द शॉक। ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि जब हम लोग व्हीकल में देखते हैं कि जब भी कोई झटका लगेगा, तो अगर ऐसी कोई साइकिल है जिसमें शॉकर ऑलरेडी लगे हुए हैं तो उसमें आप देखेंगे कि टाइम इंक्रीज हो जाता है शॉक का। ओके, और टाइम इंक्रीज होने से इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। जबकि बिना शॉकर वाली कोई साइकिल है, कोई ऐसा व्हीकल है जिसमें शॉकर काम नहीं कर रहे प्रॉपर, तो उसमें आपको झटका ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो अचानक से वो एक्शन होगा आप पे, वो फोर्स अचानक से अप्लाई होगा। ओके, देखते होंगे आप लोग कि जब बहुत कम टाइम में शॉट मारा जाता है, ओके, क्रिकेट जब खेलते हैं बैट्समैन तो कम टाइम में जब शॉट मारते हैं तो टाइम बहुत कम होता है, तो शॉट बहुत फास्ट जाता है। ओके, तो ऐसे फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लाइफ में ले सकते हैं कहीं से भी, जहाँ पर टाइम की वैल्यू को कम या ज़्यादा करके फोर्स की वैल्यू को बढ़ाया जाता है। ओके, सो दिस इज़ द वे हाउ वी आर हैविंग द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, नाउ इसी से कनेक्टेड एक टॉपिक मैं ले रहा हूँ साथ में, जो न्यूटन्स सेकंड लॉ में जो मोमेंटम हम पढ़ते हैं उससे ही रिलेटेड एक क्वांटिटी है जिसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। क्या कहते हैं, इम्पल्स। सो व्हाट इज इम्पल्स? व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स यानी कि चेंज इन मोमेंटम। क्या है, चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स। ओके, सो अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स फोर्स। ओके, इम्पल्सिव फोर्स होता है। और व्हाट इज इम्पल्स? द चेंज इन मोमेंटम। ओके, the change in
मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, जब भी किसी मोमेंटम में चेंज होगा वो क्या कहलाएगा? इम्पल्स कहलाएगा। द चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। और इम्पल्स को ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी लार्ज फोर्स का जो ओवरऑल इफेक्ट होता है वो इम्पल्स कहलाता है। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन जो है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड अ शॉर्ट टाइम इंटरवल, the product of force and time interval is called impulse। ठीक है, दोनों डेफिनेशन क्यों इसकी करेक्ट है वो आप ऐसे समझेंगे अभी फॉर्मूले से कि इम्पल्स जो है वो जितने टाइम के लिए इम्पल्स is the overall effect of a large force applied on a body for short interval of time। ठीक है, मतलब इन तीनों बातों को आप इम्पल्स के लिए कोरिलेट कर सकते हैं कि जब भी किसी बॉडी पर बहुत ज़्यादा वैल्यू का फोर्स बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई होगा तो उसका जो फोर्स का और टाइम का प्रोडक्ट होगा वो इम्पल्स कहलाएगा, या उसका चेंज इन मोमेंटम होगा वो भी इम्पल्स कहलाएगा। ये तीनों बातें आपको अभी समझ में आएगी और वो क्यों आएगी अपन फॉर्मूले से उसको जब रिलेट करेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय आई। हालांकि आई से हम आगे जाके किसी और क्वांटिटी को भी डिनोट करने वाले हैं, बट अभी आप इसको इम्पल्स को आई और जे से डिनोट कर सकते हैं। ओके, इम्पल्स को या तो आई से डिनोट करें या किससे करें, जे से डिनोट करें, ये सब आप पे डिपेंड करें, वैसे कर सकते हैं। ओके, इम्पल्स इज डिनोटेड बाय आई और जे। ठीक है, जैसा आप चाहे वैसे करें। इम्पल्स का आई ले लिया इसलिए ऐसा कर रहे हैं, बाकी आगे जाके अपन आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी यूज़ करेंगे, बट डोंट वरी। यस, अब इसका फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग कि सिंस इम्पल्स आई इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी, क्या हो गया? एफ इंटू डी टी। कैसे? तो फोर्स जब अपना एफ है और डी टी टाइम के लिए जब ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो इम्पल्स क्या कहलाएगा? आई एफ डी टी कहलाएगा। इफ फोर्स एफ इज अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम डी टी, देन तब आप इम्पल्स को क्या लिख सकते हैं? जैसा इसकी ये सेकंड वाली डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या हो गया? फोर्स इंटू डी टी, मतलब टाइम इंटरवल। अब सिंस हम क्या जानते हैं कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है? डी पी बाय डी टी। के को 1 ले लिया तब ऐसा होता है, तो ये हमारे पास आई इज इक्वल्स टू क्या आ गया? डी पी बाय डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी, डी टी से डी टी कैंसल, तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया? डी पी। समझ में आ गया? तो आप ये कह सकते हैं कि इम्पल्स किसके इक्वल हुआ? इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। डी पी मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। इसी को आप आई इक्वल्स टू कभी कभार डेल्टा पी भी लिखते हैं कई लोग, ओके, क्योंकि वो डी और डेल्टा सेम है, चेंज इन मोमेंटम। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स? अगर फोर्स दिया हुआ है तो डी टी से मल्टीप्लाई करना है, अगर मोमेंटम दिया हुआ है दो तो उसको चेंज करके उसका वैल्यू निकालना है। सो वी कैन से लाइक दिस की इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है,
सो वी कैन से लाइक दिस की एम वी माइनस एम यू इज नोन एज डेल्टा पी और आई, ऐसा कह सकते हैं। ओके, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो दोनों का डिफरेंस करना है तो हमारे पास क्या है, चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स। ओवरऑल इसका पूरा समरी यही है। ओके, समझ गए आप लोग। इम्पल्स को आई से लिखे चाहे जैसे लिखे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर इसका यूनिट लिखेंगे हम लोग साथ में इसके कि ऐसा ही यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा ही यूनिट जो मोमेंटम के इक्वल ही होगी। चाहे तो आप न्यूटन सेकंड लिख लें, क्या लिख ले वे, न्यूटन सेकंड। ओके, और वी कैन से केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो किसकी यूनिट है, मोमेंटम की यूनिट है। न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं और केजी मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों यूनिट इसी की है। सो दिस इज द टॉपिक अबाउट इम्पल्स। ओके, नाउ आपको एक चीज़ और साथ में याद रखनी है कि अगर सपोज दैट हमारे पास एक पर्टिकुलर लिमिट के लिए क्या दे रखा है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है और यहाँ से यहाँ तक हमको टोटल इम्पल्स निकालना है, तो उसके लिए इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं हम। तो अगर आपके पास इफ देयर इज a graph between force and momentum, force and time, ठीक है, फोर्स और टाइम का कोई ग्राफ है, तो ऐसा कोई ग्राफ है, सपोज दैट ये टाइम और ये क्या है, फोर्स। ओके, सो इस ग्राफ का जो हमारे पास सपोज दैट कैसा भी ग्राफ हो, लाइक ये है। ओके, तो इसका हमें अगर क्या निकालना है, इम्पल्स निकालना है। क्या निकालना है, इम्पल्स। देन एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ विल गिव अस द इम्पल्स। ठीक है, उसका जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, यानी कि इस पूरे का जो एरिया है वो कहाँ से निकलेगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम से, तो वो हमको क्या देगा, इम्पल्स देगा। ओके, और इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस F इक्वल्स टू क्या लिखा आपने, dp बाय dt। ओके, सो अगर ये स्मॉल फोर्स है, स्मॉल इंटरवल के लिए बात करें तो df बाई dt, तो विच इम्प्लाइज dp इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, f dt कह सकते हैं इसको, एक बार f dt बोल देंगे। ओके, सो ओवरऑल अगर आपको dp का ओवरऑल एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक चाहिए तो टोटल इम्पल्स चाहिए आपको ओवरऑल किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, तो इंटीग्रेशन किया dp का। ओके, इंटीग्रेशन किया f dt का। ओके, इससे क्या आ जाएगा, आपका इम्पल्स आ जाएगा। ये एक पर्टिकुलर लिमिट से दूसरी लिमिट तक है, तो वी कैन से कि इम्पल्स f dt के इंटीग्रेशन के भी इक्वल होता है। अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर लिमिट से दूसरी लिमिट तक वैल्यू दे दे और फोर्स का t की फॉर्म में एक्सप्रेशन दे दे, तो हम लोग इम्पल्स इससे भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड आपके लिए क्या है कि एरिया निकाल सकते हैं आप जब आपको केवल डायरेक्ट कोई कर्व दे रखा हो, लाइक ये ट्रेपेजियम बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, तो ऐसे केस में इसका एरिया निकाल के आप लोग इम्पल्स निकाल सकते हैं। अगर आपके पास वेरिएबल कोई ऐसा कर्व जैसा ग्राफ है जिसका आपको कोई फंक्शन दे रखा हो, तब आप क्या करेंगे, आई निकालने के लिए एफ डी टी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक। समझ में आ गया आप लोगों को। सो ये जो पर्टिकुलर आइडिया है उसको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के टर्म्स में भी लिखा जाता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, कि जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होता है। ओके, सो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहा जाता है इसको। ओके, सो ये पार्ट मैं हटाता हूँ। आप लोग क्या करेंगे, एक तो ये लाइन याद करेंगे कि जो इम्पल्स होता है वो फोर्स टाइम ग्राफ के एरिया के इक्वल होता है। ओके, और सेकंड थिंग कि अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है किसका, फोर्स का, टाइम की फॉर्म में, तो उसको टाइम के साथ इंटीग्रेट करके भी इम्पल्स निकाला जा सकता है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये इम्पल्स तक के आपने शॉर्ट नोट बना लिए होंगे, अपन एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं। जो सेकंड लॉ के एग्जाम्पल्स बनते हैं वही वैसे ही आपके इम्पल्स के भी एग्जाम्पल्स बन सकते हैं।
ओके, लाइक मैं बोल देता हूँ कि जैसे एक क्रिकेट प्लेयर है, वो अपने हाथों को पीछे ले जाता है. ओके, अ पर्सन falling from a certain height receives more injuries when he falls on the cemented floor than he falls on the heap of sand. अगर रेत पे गिरेगा तो कम लगेगा और सीमेंट पे गिरेगा तो उसको ज़्यादा लगेगा. ये भी इम्पल्स का ही इफेक्ट है. ओके, और ऑटोमोबाइल्स में जो शॉकर्स प्रोवाइड होते हैं वो भी क्या करते हैं, इम्पल्स या सेकंड लॉ पे बेस्ड होते हैं, ये बताया था आपको. बफर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन द बोगीज ऑफ ट्रेन. जो ट्रेन में आपने देखा होगा कि कुछ बफर्स दिया जाता है, कुछ गैप रखा जाता है, तो जब ट्रेन रुकेगी तो अचानक से वो एक दूसरे के साथ कोलाइड ना हो, वो उनका बीच का टाइम इंक्रीज हो सके, तो उनको शॉक कम लगे. ओके, तो इसलिए बफर्स दिए जाते हैं उसमें. ओके, और चाइना वेयर्स आर पैक्ड इन स्ट्रॉ पेपर बिफोर पैकिंग. और आपको पता है कि चाइना वेयर्स जो है, जो चीनी के कप वगैरह आते हैं और क्रॉकरीज में हम यूज़ करते हैं, वो ब्रिटल होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगता है टूट जाते हैं. तो उनके फोर्स की वैल्यू को कम करने के लिए उनको कुछ बटर पेपर या कुछ न्यूज़पेपर वगैरह के साथ उसको पैक किया जाता है. तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स. आप लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें इम्पल्स टॉपिक में आपको ये कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे. ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो इम्पल्स और सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पे बेस्ड होंगे. ओके, सो गाइस, थ्योरेटिकल पोर्शन तो पूरा हो गया है. और भले ही आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक कीवर्ड और है कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ऐसे ही लिखा हुआ है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. टॉपिक वही था जो आपको भी बताया, लेकिन इस नाम से आपको कभी टेक्स्ट में क्वेश्चन हो सकता है कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है. सो इम्पल्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ डी टी के इक्वल होता है. अभी मैंने वहाँ लिखा था 0 से t टाइम तक. ओके, और इम्पल्स को मैंने यहाँ आई से लिखा है, कहीं आपको जे से भी लिखा मिल सकता है. ओके, और इम्पल्स और ऑल्सो इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स आई इज इक्वल टू P2 माइनस P1. ओके, सो इम्पल्स is equal to the total change in momentum, total change in momentum produced by the force in given time. ठीक है, impulse is equal to the total change in momentum, okay, produced by the force in given time. ठीक है, this is called impulse momentum theorem. ठीक है, यानी कि इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, यही बात कहना चाह रहे हैं. ओके, और यही किसके इक्वल है, यही चेंज इन मोमेंटम के भी इक्वल है. ओके, 0 से t तक. ये पूरा एक साथ ऐसे लिख देंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. dp को ही एफ डी टी लिखते हैं हम लोग. तो ये पूरा क्या कहलाता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहलाता है, जो आपको अलग से लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये टेक्स्ट या कभी एग्जाम में आपको बोर्ड में ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो चेंज इन मोमेंटम है वही क्या है, इम्पल्स है. तो ऐसा आपको पूछ सकते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, फिर से जो लिखा था उसमें और ऐड कर लेंगे. ओके, नाउ अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि एक बुलेट है जिसका मास गिवन है. एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन ले रहे हैं. ओके, सो जब भी आपको कोई क्वांटिटीज गिवन है तो पहले उसको नोट कर रहे हैं और क्या फाइंड करना है वो भी आप लोग लिख लेंगे तो आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा. अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg moving with speed of 90 meter per second, moving with speed of 90 meter per second. Okay, enters a heavy wooden block and is stopped after distance of 60 centimeters. Enters into a heavy
wooden block and stops after distance 60 सेंटीमीटर, ठीक है। देन what is the average resistive force exerted by the block on the bullet? What is average resistive force exerted by wooden block on the bullet? क्वेश्चन समझे? एनसीईआरटी से ऐसे क्वेश्चन सर्च करके और करेंगे, आपके पास जो भी नीट और जेईई गाइड है उससे भी इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। तो सॉल्यूशन इसका क्या है कि गिवन क्या है हमको, मास। सो मास किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, और वो ऑलरेडी किस में है, किलोग्राम में है। ओके, नाउ स्पीड क्या है उसकी, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमको 90 मीटर पर सेकंड। ओके, और उसका फाइनली वो रुक रहा है तो 0, ठीक है। सो इनिशियल स्पीड क्या है u, और v कितना है इसका, फाइनल स्पीड v। फाइनली वो रुक रहा है किसी वुडन ब्लॉक में फंसने के बाद। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है वो, आफ्टर स्टॉप्स आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको गिवन है, तो s कितना है 60 सेंटीमीटर, और क्योंकि सभी मीटर में चल रहे हैं तो ये हमें 0.6 मीटर कह सकते हैं हम लोग, बराबर। अब आपको क्या चाहिए, फोर्स। क्या चाहिए, फोर्स आपको फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स बताइए कि फोर्स क्या होता है, F इक्वस टू एम ए, एफ इक्वस टू क्या होता है, एम ए। सो सिंस देखिए टाइम गिवन होता, क्या होता, टाइम गिवन होता तो फिर अपन ए को v माइनस यू बाई टी से निकालते हैं, बट हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस। तो हम इसको थर्ड इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सिंस F इक्वस टू क्या होता है, एम ए, हमें m तो पता है लेकिन ये a चाहिए, और इस a को हम क्या निकालेंगे, सिंस v स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v क्या है आपका 0, ओके, u कितना आपका 90, ठीक है, प्लस 2a आपको निकालना है, s कितना आपका 0.6। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो ये वाले 90 की वैल्यू 9 9 जा 81, 8100, ओके, ये उधर नेगेटिव हो गया, और प्लस 2a इंटू 0.6, ठीक है। इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या है, रेजिस्टिव फोर्स है, इसलिए कैसा आ रहा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन आ रहा है। ओके, 8100 डिवाइड बाई 2 इंटू इसको किया तो 1.2 आ गया। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा ए का नेगेटिव में। नेगेटिव मतलब रेजिस्टिव है या रिटार्डेशन दे रही है उसको। ओके, कैलकुलेटर से आप लोग सोल्व करेंगे। सो 8100 में किसका डिवाइड करना है, 1.2 का। ओके, सो 8100 में डिवाइड करना है 1.2 का। सो इट विल गिव यू 6750, ठीक है, कितना देगा, 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। सो सीधी बात है कि फोर्स के लिए क्या करते हैं, F इक्वस टू एम ए, तो m कितना है, एम ए, और m कितना है 0.04 मल्टीप्लाई बाय 6750, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका न्यूटन में, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ये नेगेटिव फोर्स होगा तो ऑब्वियस सी बात है कैसा होगा, रेजिस्टिव फोर्स होगा। सो दिस विल गिव अस 270 न्यूटन। कितना देगा, 270 न्यूटन, ये आपका आंसर रहेगा। जब आप इसको 6750 को 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको क्लियर करता हूँ मैं बोर्ड से। एक्सीलरेशन कहाँ से निकालना था, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालना था। अगर यही हमको वेलोसिटी और टाइम दे देते तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लेते। ओके, सो किसी भी तरीके से आप लोगों को क्या निकालना है उसका फॉर्मूला देखना है, क्या गिवन क्वांटिटीज है उसका फॉर्मूला देखना है, और आप आंसर निकाल सकते हैं। फोर्स ऑफ 5√2 न्यूटन एंड 6√2 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg एट एंगल 60 डिग्री। Find the acceleration, distance covered and velocity of mass after 10 seconds. Okay,
क्वेश्चन अच्छा है ये का फोर्स ऑफ कितना कितना 5√2 और 6√2, 5√2 न्यूटन एंड 6√2 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास are acting at 60 degree on a body of mass 1000 kg, सॉरी कितना है 1000 kg। एक बॉडी पर 5√2 न्यूटन 6√2 न्यूटन दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पर है 1000 के बराबर। फाइंड द एक्सीलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड and velocity of mass after 10 seconds. Acceleration, distance covered and velocity after 10 seconds. नाउ क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए कि आपको पहले दो फोर्स दे रखे, ये आपका F1 है और ये आपका क्या है F2 है, ठीक है। दोनों का एंगल कितना है, थीटा हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। तो पहले तो इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे किसी बॉडी पर, ये बॉडी है आपकी 1000 kg की, ठीक है। अब दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से लग रहे हैं। ये आपका F1 है और ये कितना है F2, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। सो रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ आएगा, ओके। सो अब अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं कि क्या रिजल्टेंट फोर्स आने वाला है। F इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। सो हम देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास F1 यानी 5√2 का स्क्वायर प्लस 6√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5√2 6√2 इंटू cos 60 आपका कितना होता है 1/2, ठीक है। सो दिस विल कैंसल और यहाँ से हमारे पास आएगा, देखिए 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 72 और यहाँ से √2 2 और 5 6 30 इंटू 2 60 आएगा, ठीक है। 50 प्लस 60 110 और ये 180 प्लस 2 कितना होगा आपका 182, ठीक है। सो अप्रोक्स अगर ये देखा जाए तो फोर्स आपका √182 आ रहा है, ओके। क्या आ रहा है √182 जो 13.49 और अप्रोक्स में कर दूँ तो 13.50 न्यूटन के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है 13.50 न्यूटन के आसपास आएगा। गॉट इट, समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ अब एक्सीलरेशन चाहिए, ओके। क्या चाहिए एक्सीलरेशन। तो सिंस F इक्वल टू क्या होता है ma, ओके। तो F कितना 13.50 न्यूटन। मास हमको पता है 1000 kg गिवन है क्वेश्चन में, कितना है 1000 kg ऑफ मास 1000 kg। देन अब हम क्या करें, एक्सीलरेशन चाहिए हमें, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए 13.50 में किसका डिवाइड कर दे 1000 का, ओके। सो दिस विल गिव अस 3 पॉइंट आगे खिसक जाएगा 0.135 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। नाउ सेकंड डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड किससे आ जाएगा, ये हमारा देखिए 60 डिग्री पर है और रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं उसको, तो S इक्वल्स टू क्या आ जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से आंसर आ जाएगा, ओके। 10 सेकंड दे रखा है तो यहाँ से U0 ले लेंगे हम लोग, इनिशियली वो 0 है। सो S इक्वल्स टू हाफ एक्सेलरेशन 0.0135 और T स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, ठीक है। वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 2 पॉइंट वापस ये पीछे चला गया और उसको हाफ कर लेंगे 1.35 डिवाइड बाई 2 मीटर, ये डिस्टेंस कवर्ड आ गई, ओके। क्या आ गया 1/2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 पॉइंट वापस पीछे चला गया और आंसर आ जाएगा आपके पास 1.35। तो अप्रोक्स ये आएगा आपका 0.6, ओके, और 75 मीटर, ठीक है, 0.675 मीटर। ये देखिए डेसिमल में आंसर आ रहे हैं, आपको आंसर की वैल्यू से लेना देना नहीं है, लेकिन क्या आ रहा है वो बताना है, ओके। समझ में आ गया। नाउ
वेलोसिटी चाहिए तो क्या लगा देंगे आप लोग, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या लगा देंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। कितनी चीज़ आ गई, डिस्टेंस आ गई। ओके, नाउ वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v वेलोसिटी चाहिए, u इनिशियली 0 प्लस a। ओके, a कितना है हमारा 0.0135 मल्टीप्लाई बाय टी 10 है, तो एक पॉइंट पीछे चला गया, ये 0.135 मीटर पर सेकंड हो जाएगी 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी। ओके, समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस और भी मैं आपको आज एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, आप लोग वो क्वेश्चंस करें। अभी जो क्वेश्चन शेयर करूंगा वो केवल किस पे होंगे, सेकंड लॉ पे होंगे। ओके, इम्पल्स उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। टिल देन एन्जॉय योरसेल्फ और प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। अभी तो आपको इस चैप्टर को कम पढ़ना है, अभी टेस्ट की प्रिपरेशन रखनी है, चैप्टर 4 पूरा। ओके।